जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल एमई सेंटर में। आज की ये वीडियो टॉप 10 रैंक बैच की पहली वीडियो है, कहने तो पहली क्लास है। ठीक है, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के पहले लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतिहास अगर पढ़ रहे हैं, पहली क्लास है तो इतिहास के उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, इतिहास इसका अंग्रेजी में इसका रूपांतरण करके इसका होता है हिस्ट्री। देखिए, इतिहास ये आया कहां से। देखिए, इति जोड़ हास, इति जोड़ हास। इति का अर्थ होता है अतीत और हास का अर्थ होता है घटना। यानी कि इतिहास का पूरी बात हो गई कि इतिहास में घटी घटना। इतिहास का अर्थ क्या हुआ, इतिहास में यानी कि अतीत यानी पहले घटी घटना को ही हम इतिहास कहते हैं। देखिए, इतिहास का सबसे पहले इतिहास लिखने वाले हेरोडेटस थे, इसीलिए हेरोडेटस को इतिहास के पिता कहे जाते हैं। इतिहास के जनक हेरोडेटस को कहा जाता है। किसको कहे जाते हैं? इतिहास के जनक, इतिहास के जनक हेरोडेटस। ये सारी चीजें हमारे क्लास 10th की चीजें नहीं है, ये एक बैकग्राउंड है। इतिहास के बारे में जानकारियां इतनी होनी आवश्यक है अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो। सबसे पहले हम जानें कि इति क्या है। इति माने अतीत होता है और हास माने घटना होता है, यानी कि अतीत में जो घटी घटना को हम इतिहास कहते हैं। ठीक, इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद इतिहास को सबसे पहले लिखे हेरोडेटस, इसलिए इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। आप जान गए इतने। अब हम प्रवेश करते हैं अपने लेसन में, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूरोप है क्या। देखिए, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सौरमंडल है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, उसमें से एक पृथ्वी है। और पृथ्वी पर 30% जो है कि स्थल है, पठार है और पहाड़ है, और 70 से 71% लगभग पानी है। तो पानी की बात, वो सारी बातें आप नहीं करने वाले हैं। और ये दुनिया में, ये विश्व में 197 देश हैं, जो कि सब के सब 7 में विभाजित हुए हैं। 7 महादेश कह लें या तो 7 महाद्वीप कह लें। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका है। देखिए, एशिया में अगर बात करें देशों की संख्या, तो एशिया में देशों की संख्या 48 है। अफ्रीका में देशों की संख्या 54 है। उत्तरी अमेरिका में 23 है। दक्षिणी अमेरिका में 14 है। अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। और यूरोप में 44 है। फिर ऑस्ट्रेलिया में 14 है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 7 महादेश हैं और इसके हम देश भी आपको बता दिए। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें जानकारी जान गए। ठीक है, अब हम बात करने वाले यूरोप। ये वर्तमान में यूरोप में 44 ये यूरोप महादेश में 44 देश हैं, यानी कि यूरोप महाद्वीप में 44 देश हैं। लेकिन पहले जो होते थे, जो कि 1789 की क्रांति जो हम पढ़ने वाले हैं, और उसके पहले जो इतिहास पढ़ने वाले, तो उसमें अलग थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास में, अभी इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद में पढ़ेंगे कि यूरोप के कैसे देशों में फैली राष्ट्रवाद की क्रांति, राष्ट्रवाद कैसे फैली यूरोप में। तो उसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, बोहेमिया, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, हंगरी, ये सारे देशों में किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना फैली। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद की अवधारणा, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद की परिभाषा तो हम नहीं लिखा सकते, मगर आप यहाँ आपको समझा सकते हैं। एक पीडीएफ द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ये सारी चीजें की परिभाषा। तो हम बताएं राष्ट्रवाद की, बस राष्ट्रवाद कहने का अर्थ है कि आप जिस देश में रह रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उस क्षेत्र के प्रति एकता की लगाव, अच्छी भावना उस देश के प्रति को ही राष्ट्रवाद शब्द से निरूपित किया गया। समझ गए? राष्ट्रवाद के कहने का अर्थ है कि अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, आप जिस क्षेत्र में रहे उसके प्रति एकता की भावना। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, हम उम्मीद है। और इसे आप परिभाषा में अगर कन्वर्ट करें, तो ये परिभाषा में कन्वर्ट करने का एक ही छोटा सा सिंपल से कि राष्ट्रवाद है क्या। तो राष्ट्रवाद किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले एकता की भावना को दर्शाती है। एकता की भावना को ही राष्ट्रवाद का शब्द दिया गया, राष्ट्रवाद के शब्द दिए गए। ठीक है, तो राष्ट्रवाद आप समझ गए, उसके यूरोप भी समझ गए, यूरोप क्या है, और राष्ट्रवाद भी समझ गए आप। यूरोप में राष्ट्रवाद, देखिए सबसे पहले होता था क्या, यूरोप के जैसे जितने भी उसके क्षेत्र थे यूरोप पे, तो सब राजतंत्र थे, सभी जगह राजतंत्र। आज क्या हो गए कि आज है लोकतंत्र।
ठीक है। ऐसे भी अभी एक देश, बहुत सारे देश हैं, पर एक देश जो कि जाने पहचाने हैं, नॉर्थ कोरिया, उसके राजा किंग जॉन है अभी, वो वहां भी अभी राजतंत्र है। उसके अलावा सभी जगह अभी लोकतंत्र है। ठीक है, वही एक देश है जो राजतंत्र है। तो पहले राजतंत्र हुआ करते थे, तो हम जनता से क्या ही उम्मीद, जनता से क्या ही बने बिगड़े राजा की। तो वो अपनी बातें लेकर चलती थी, हमारे बातों को सुनते ही नहीं थी, निरंकुश राजा होते हुआ करते थे, घोर प्रतिक्रियावादी हुआ करते थे, हमारी बातों को नहीं सुनते थे, वो अपनी तरह वो हर एक काम करते थे, जो कि हमारे लिए हानि हो या लाभ हो वो नहीं देखते थे। ठीक है, तो हम पर बहुत ही जुल्म करते थे। देखिए, हमें बहुत ही सताया जाने लगा। तो अगर आपको कोई सता रहा है तो आप उसके विरुद्ध जरूर आवाज उठाएंगे। तो इसी प्रकार एक दो आवाजें उठती थी, उसे इस प्रकार दबाया जाता था और उसे इस प्रकार दिखाया जाता था कि वो चुप हो जाते थे, और उसको इस प्रकार जुल्म, उसके साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाता, इस प्रकार दुर्व्यवहार किया जाता था, और उसके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया जाता था कि वो अगला जो देखे उसको, तो उसको कभी भावना ही ना पनपती थी दिल में कि अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करें, जगाएं। तो इसके लिए क्या होती थी कि वो दब जाते थे और क्रांतियां नहीं होती थी। क्रांति का कहने का अर्थ है कि आप क्रांति के बारे में समझें, तो क्रांति का कहने के अर्थ है कि जब आपको खूब सताया जाता हो, आप इतना सताया जाए आपको कि आप पागल हो जाए उसके प्रति, कि आप उससे डरने लगे। देखिए, आप किसी को उतना भी मत डरे कि उसके अंदर से आपके प्रति डर खत्म हो जाए। नहीं तो आप जब किसी को उतना सताने लगेंगे जितना कि वो आपको सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए मजबूर मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपको कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा ही काम हुआ फ्रांस में। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद जान गए। राष्ट्रवाद क्या हुआ कि सबसे पहले क्या होती थी कि राजतंत्र हुआ करते थे हमारे यूरोप के सभी राष्ट्रों में, अन्य सभी राष्ट्रों में भी राजतंत्र हुआ करते। तो ये राजतंत्र में क्या होती थी कि जनता तो हम चुनते नहीं थे, तो हमारी क्या भावना समझेगी वो। जनता नहीं चुनाया जाता था, वो खुद ही, अगर अभी राजा है वो, तो उसके फिर अगर वो मर जाए तो उसके बेटा हो जाते थे, फिर अगर वो उसके बेटे भी मर जाए तो उसके पोता जाते, यानी कि उसके वंशज ही रहते थे, और वंशों के हिसाब से ही वो राजा बनते थे। ठीक है, उसके वंश में जो होते थे उसे राजा बनाया जाता था। कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे। तो ये इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रही। तो हमारे साथ जुल्म, बहुत ही जुल्म होने लगा। तो क्या हुई कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी, क्योंकि हमारे साथ जुल्म होने लगा। जुल्म होने का अर्थ है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगे, तो ये राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। ये राष्ट्रवाद की भावना पनपने के बाद एक देश जाने पहचाने, फ्रांस में सबसे पहले ये सारी भावनाएं फैली। देखिए, फ्रांस में हुई क्या कि 1789 ईस्वी में एक महान क्रांति कही जाती है, जो कि पुनर्जागरण काल के बाद हुई। देखिए, पुनर्जागरण काल आप पढ़ते हैं तो पुनर्जागरण काल का अर्थ क्या होता है कि पुनर्जागरण यानी फिर से जागना, पुनर्मने पुनर्मने पुनः, और जागरण में जागना यानी फिर से जागना। तो फिर से उसके 16वीं 17वीं शताब्दी में जागे थे, फिर भी लोग नहीं, लोगों को दबा दिया जाता था, जनता की बातों को दबा दिया जाता था, जिससे कि राजा की ही जीत होती थी और प्रजा की हार होती थी। इसी प्रकार चलती रही। तो एक बात आई फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस के लोगों में इतना असंतोष हो गई राजा के प्रति। वहां के राजा तब क्या थे, फ्रांस में राष्ट्रवाद। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस में राष्ट्रवाद। देखिए, फ्रांस में राष्ट्रवाद में क्या हुई कि यहाँ के लोगों में पूरे आग बबूले हो गए कि अब हमें राजा को उठा के फेंकना है, यानी कि उसे हटाना है हमारे देश से। देखिए, यहाँ के राजा थे सोलवा लुई सोलवा यहाँ के राजा थे। ठीक है, और ये घोर प्रतिक्रियावादी थे, इतने ये क्रूर शासक थे कि कोई जनता की कोई बात नहीं सुनते थे, ये निरंकुश थे। ठीक है, तो ये फ्रांस में जो राष्ट्रवाद जो फैली, तो यहाँ के राजा थे लुई सोलवा। तो वहां के लोगों में पूरे इसके प्रति असंतोष थे, और लोगों ने एक क्रांति ठान ली कि हम अब क्रांति करेंगे इसके विरुद्ध। तो लोग, ये क्रांति भी सफल हुई। देखिए, किसी को आप उतना भी नहीं सताइए कि किसी को आप उतना भी नहीं सताइए कि उसके अंदर से आपको सताने की डर खत्म हो जाए और आपकी सत्ता को उखाड़ फेंक दे। और यही काम हुई फ्रांस में। तो फ्रांस में हुई क्या कि लुई सोलह जो राजा थे, और वहां की जनता इसको हटा दिए। ठीक है, इसको हटा दिए, यानी कि इतना मारपीट हुआ और क्रांतियां हुई 1789 ईस्वी में। क्रांतियां कब हुई, 1789 ईस्वी में क्रांति हुई। 1789 ईस्वी में क्रांति हुई यहाँ पे, और ये लुई सोलह को हटाया नहीं गया। इसको, इससे यही मांग थी 1789 क्रांति में, यही मांग थी कि संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि राजतंत्र रहेगी, हम चुनेंगे नहीं, कोई मताधिकार नहीं दीजिए हमको, मगर हम चुनेंगे नहीं आपको, मगर आपको एक संविधान की तरह, आपको संविधान के आधार पर चलनी होगी कि क्या क्या संविधान में लिखे होंगे, उसके आधार पर आपको चलने होंगे। तो इसीलिए उसको संवैधानिक संवैधानिक राजतंत्र की
संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र की ये मांग थी 1789 क्रांति की, बस संवैधानिक राजतंत्र की मांग थी। राजतंत्र आपका ही हो, आप ही राज कीजिए, मगर हमें एक संविधान बननी चाहिए हमारे देश में, जो कि उस संविधान से ही आप हर एक कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप काम नहीं कर सकते जो कि जनता के प्रति आपको अच्छी कामना हो, आप जनता के प्रति जुल्म नहीं कर सकते हैं। तो ये संवैधानिक राजतंत्र में कुछ दिन चले, 1789 में कुछ दिन चले, उसके बाद फिर भी ये नहीं माने तो इसके लिए भी एक उपाय हुए कि उधर एक नेपोलियन बोनापार्ट थे। नेपोलियन बोनापार्ट की यहीं से शुरुआत होती है कहानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या की कि उन्होंने ये सब के विरुद्ध थे, यानी कि वो एक राजा ही थे मगर ये सारी चीजों से विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि हर एक जनता को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, समानता की अधिकार होनी चाहिए, ये सामंतीवादी व्यवस्था हटनी चाहिए। सामंतीवादी व्यवस्था करने का अर्थ है कि राजा और प्रजा वाली व्यवस्था, तो राजा और प्रजा वाली व्यवस्था हट जानी चाहिए और सबको बराबर अधिकार होनी चाहिए। तो ये सबको बराबर अधिकार दिलाने के प्रयास में ही नेपोलियन बोनापार्ट हर किसी से युद्ध करते थे, यूरोप के फ्रांस के ही थे, और हर किसी देश में जाकर युद्ध करते थे और वहां के राजा को हरा दिया जाता था और वो शासन जो है कि अपने कब्जे में ले लेते थे और अच्छे से चलाते थे। तो देखिए ऐसे ही इसी प्रकार भी फ्रांस में भी इसकी हुई। तो 1789 ईस्वी में जो ये क्रांति हुई, तो 1793 ईस्वी में फिर ये जो कि इसके प्रति संवैधानिक राजतंत्र जो हुए, तो इसके जो नेशनल असेंबली बने, पहले क्या थे, स्टेट जनरल थे। स्टेट जनरल कहने का अर्थ है कि राजा के जो उसके बने हुए थे स्टेट जनरल, अब उसको हटा स्टेट जनरल को हटाकर नेशनल असेंबली का गठन किया। उस नेशनल असेंबली का कहने का अर्थ है कि राष्ट्र की जो सारी चीजें थी अभी, जैसे कि पार्लियामेंट सब, संसद वगैरह से उसी प्रकार होती थी नेशनल असेंबली, तो उससे एक कन्वेंशन कराया गया, यानी कि एक संगठन बैठी, तो उसमें बताया गया कि इस राजतंत्र को, इस राजा को हटा दिया जाए। उसके बाद जो है कि 1793 ईस्वी में 21 जनवरी, कब, 21 जनवरी 1793 ईस्वी में राजा को फांसी चढ़ा दी गई, ठीक है। राजा को लुई 16वां जो थे, लुई 16वां, इसको फांसी चढ़ा दी गई, फांसी चढ़ा देगी। और 2-3 दिन के बाद रानी को भी फांसी चढ़ा देगी, क्योंकि राजा रानी तो एक ही थे ना, तो ये भी जुल्म करती थी। राजा, अगर राजा जुल्म कर रहे तो रानी भी जुल्म करती थी, दोनों को फांसी, पति पत्नी दोनों को फांसी चढ़ा दी, ठीक है। तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को याद रखिए। ये हुई सबसे, ये इतनी जो बातें हुई, ये फ्रांस में राष्ट्रवाद, ठीक है। ये फ्रांस में राष्ट्रवाद किस प्रकार फैली, ठीक है। अब फ्रांस में राष्ट्रवाद किस प्रकार फैली आप जान गए। और नेपोलियन बोनापार्ट भी आ गए, और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने जनता के हाथों से शासन ले लिए और अपने हाथों में शासन ले लिए, ठीक है। जनता के हाथों से शासन लेकर वो एक क्या किए कि वो नेपोलियन संहिता, यानी कि नेपोलियन कोड, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता, और इंग्लिश में संहिता को ही कोड कहते हैं, ठीक है। ये नेपोलियन संहिता बनाई, नेपोलियन कोड बनाई। तो नेपोलियन कोड में ये बात कहेगी कि हर एक जनता को बराबर अधिकार होंगे, हर एक जनता को बराबर अधिकार मिलेगी, ना किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा और ना किसी पे जुल्म किया जाएगा। इस पे बहुत सारी चीजें लिखी जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जनता से शासन ली और बोली कि हम इस प्रकार शासन करेंगे, आप हमको शासन दे दीजिए। तो नेपोलियन को दे दिए, नेपोलियन बोनापार्ट इसके पूरे नाम थे, ठीक है। तो नेपोलियन संहिता को इन्होंने 1804 ईस्वी में, ठीक है, डायरेक्टरी का शासन खत्म कर इन्होंने अपने हाथों में ली, ठीक है। डायरेक्टरी का शासन खत्म कर, ये डायरेक्ट माने कि वो जो जनता के साथ शासन थी, तो 1994 में ली नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में की, तो ये 1994 में ही ले ली नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में शासन, नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में शासन, ये 1794 में ही आ गई। ये 1794 ईस्वी में ही नेपोलियन बोनापार्ट ने जनता से अपने हाथ में शासन ले ली और ये सारी चीजें उसके बाद 1804 ईस्वी आते थे। ये नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड का ये गठन किया, नेपोलियन कोड एक लिखी और उसी के हिसाब से देश को ये चलाने लगे, ठीक है। तो देश को चलाने लगे और ये अन्य राष्ट्रों में, फ्रांस के अलावा अन्य राष्ट्रों में भी ये नेपोलियन संहिता जो कि लागू किए गए और नेपोलियन संहिता के आधारित ही सभी राष्ट्रों को चलाते थे। लगभग आधे यूरोप को, ये जो आधे से ज्यादा यूरोप को ये कब्जा कर लिए थे और सभी जगह इसी प्रकार की व्यवस्था ये ला रहे थे कि हर किसी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, ना कोई राजा ना कोई प्रजा, हर किसी को सामंती व्यवस्था हटा देनी चाहिए। सामंती व्यवस्था करने का अर्थ है कि राजा और प्रजा की व्यवस्था, ठीक है।
सामंती व्यवस्था हटा दिए। सामंती व्यवस्था में एक और बात है, सामंती व्यवस्था का अर्थ बहुत सारी चीजें होती है। सामंती व्यवस्था का अर्थ यही है कि जो जमींदार होते थे, जमीन होते थे, वो सब राजा के कब्जे में हुआ करती थी, ठीक है। और वो उसके बीच किसान और राजा के बीच एक और वर्ग हुआ करते थे, जो कि वो देख रेख करते, और किसान खेती करते थे, उसके धन को लेकर उसके कुछ भाग किसान को देते थे, और अधिकांश भाग लेकर वो राजा को दिया करते थे, और उसमें से ही थोड़ा मोड़ा वो मध्यम वर्ग को, यानी कि उस बीच वाले वर्ग को दिया करते थे। इसी को हम सामंती व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो सामंती व्यवस्था हम भी समझ गए। और नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में कब आई शासन? 1794 में, और 1804 में ये नेपोलियन संहिता लागू कर दी। अब देखिए, नेपोलियन संहिता लागू कर दी और अन्य देशों में भी कर दी, यूरोप के अन्य देशों में भी कर दी, इटली। और उसके बाद देखिए कि इटली, जर्मनी जो थी, ये सारी सब चीजें देशें थी, तो इन सबों में भी ये चीजें लागू कर दी थी नेपोलियन। और बहुत ही अच्छे नेता, बहुत ही अच्छे राजा थे, जो कि कभी भी जनता के प्रति आक्रोश नहीं पनपता था इसके प्रति, फिर भी एक असंतोष फैलने लगी कि देखिए ये फ्रांस के हुआ करते थे, नेपोलियन तो फ्रांस के थे ना, तो नेपोलियन फ्रांस के थे, तो वो अब दूसरे देश में जाकर ये अपना शासन चलाने लगे, तो दूसरे देश के लोगों को लगे कि ये जो है कि अब दूसरे देश से आकर हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। तो दूसरे देशों के लोग जैसे कि इटली हो गए, जर्मनी हो गई, इस हमको लगे कि हमारे पर ये शासन कर रहे हैं, तो उन्होंने विरोध कर दिया नेपोलियन का भी। देखिए, अच्छे का यहाँ कोई भले का जमाना नहीं था, और अभी भी नहीं है। तो ये यही बात हुई कि नेपोलियन बोनापार्ट को वहां से भगाया गया, यानी कि उसको ये भगाया गया क्या, ये जीत जाते, जनता से भी जीत जाते, मगर ये अपने आप भागे। देखिए, इन्होंने इटली में जो है कि दो चीजें लागू कर दी और वहां से चले गए, ट्रांसपेडेंट गणराज्य एवं सिसलपाइन गणराज्य, ठीक है। ट्रांसपेडेंट गणराज्य और सिसलपाइन गणराज्य, जिसके अंतर्गत की इटली एक सूत्र में बंधा हो गणराज्य बनाया, दो सिसलपाइन गणराज्य और ट्रांसपेडेंट गणराज्य, ये दो गणराज्य बनाए इटली में। और जर्मन राइन संघ की स्थापना कर दी जर्मनी में। उसके बाद उन दोनों देशों को छोड़ दी और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में शासन करने लगे। अधिकांशतः यानी कि अदृश्य रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हर देश पर, यूरोप के हर देश पर ये शासन कर रहे थे। हर देश पर अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उसे देखकर ये उस जुल्म को समाप्त करते थे नेपोलियन बोनापार्ट, इसका यही काम था। उसके बाद एंट्री हुई किसकी? तो मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, यहाँ से एंट्री हुई ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर जो कि पूरे की पूरे ये घोर प्रतिक्रियावादी थे, ये बुर्बो राजवंश। देखिए, एक चीजें भुला गए हम कि बुर्बो राजवंश के शासन थे ये, बुर्बो राजवंश। ये जो फ्रांस में जो क्रांतियां हुई, ये लुई 16वां, ये एक देखिए कहते थे कि वंशानुगत ये शासन चलती थी, तो वंश के साथ शासन चलती थी। तो ये लुई 16वें जो ये बुर्बो राजवंश के थे, ये बुर्बो राजवंश के थे, ठीक है। लुई 16वां ये बुर्बो राजवंश के थे, और इन्होंने फ्रांस पर शासन कर रहे थे। इसे हटा दिया गया था। आप जानते हैं कि 21 जनवरी 1793 ईस्वी में इसे फांसी चढ़ा दी गई, और 1794 ईस्वी में किन्होंने ले ली? नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने हाथ में शासन ले ली, और नेपोलियन संहिता लागू कर दी नेपोलियन बोनापार्ट ने 1840 में। बस आज की वीडियो में इतने ही बताएंगे, और अगली वीडियो में बताएंगे किस प्रकार जो कि नेपोलियन बोनापार्ट को हरा कर, यानी पराजित कर, नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर मेटरनिक ने अपने हाथों में शासन ली, और पूरे प्रसाद की तरह इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह को सबको पूरा प्रसाद की तरह बांट दिए, और फिर से वही पुरातन व्यवस्था लागू हो गई, ठीक है। 1815 ईस्वी में बिना कांग्रेस के द्वारा। तो आज की वीडियो बस इतने तक ही समाप्त हो जाएगी। मिलते हैं तब तक के लिए अगली क्लास में। आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पहली वीडियो टॉप 10 रैंक बैच की। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।